नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करांगा कि बढ़िया हाल हो। हम हमारे पार्ट नंबर 3 मुद्रा और साख के अंदर अब तक पढ़ चुके थे कि मुद्रा विनिमय कैसे होता है, मुद्रा होती क्या है। हमने ये भी पढ़ लिया था कि बैंक क्या होता है, बैंक कैसे काम करता है, बैंक की गतिविधि क्या होती है, बैंक में अगर हमें साख लेना हो यानी लोन लेना हो तो उसका क्या तरीका होता है। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि चलो हमने ये तो पढ़ लिया कि साख क्या होता है और साख कैसे लिया जाता है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि साख कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से ये मिलता है या नहीं मिलता है। देखो, साख होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है साख? दो प्रकार का। एक औपचारिक स्रोत से साख मिले। किससे मिले हमें? औपचारिक स्रोत। या तो हो सकता है हमें औपचारिक स्रोत से साख मिल जाए, दूसरा हो सकता है हमें अनौपचारिक स्रोत से साख मिले। दोनों में से कोई भी हो सकता है। या तो हो सकता है हमें औपचारिक स्रोत से साख मिले या हो सकता है हमें अनौपचारिक स्रोत से साख मिले। ये दो स्रोत होते हैं, यानी दो जगह होती है। इसको ऐसे याद रखो, स्रोत यानी जगह। यानी दो ऐसी जगह होती है जहां से हमें ऋण मिल सकता है, लोन मिल सकता है, साख मिल सकता है। नंबर एक औपचारिक स्रोत, यानी औपचारिक जगह जहां से हमें लोन मिले, और दूसरी अनौपचारिक स्रोत, यानी ऐसी जगह जो अनौपचारिक है वहां से हमें लोन मिले। अब ये होता क्या है, औपचारिक क्या होती है और अनौपचारिक क्या होती है। तो देखो, औपचारिक यानी ऑफिशियल, इसको ऐसे याद रखो। औपचारिक यानी ऑफिशियल, ऑफिशियल कौन? ऑफिशियल। और अनौपचारिक यानी नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल। यानी ऐसी संस्था, ऐसी संस्था जिसके ऊपर या तो कोई और संस्था निगरानी रखे। भाई ऐसी संस्था जिसपे या तो कोई और संस्था निगरानी रखे या वो संस्था सरकार के द्वारा बनाई गई हो, वो सब की सब क्या कहलाएगी? औपचारिक स्रोत में। किसमें आएगी? औपचारिक स्रोत में। यानी या तो वो संस्था क्या होगी, किसी के अंडर होगी, यानी उस संस्था पर कोई निगरानी रखेगा। एक तो ये कारण होगा कि या तो उस संस्था पर कोई ना कोई निगरानी रखेगा। दूसरा, वो जो संस्था है, वो जो संस्था है वो सरकार के द्वारा चलाई जाएगी। यानी इन दोनों में से कोई भी हो तो वो क्या कहलाएगी? औपचारिक स्रोत कहलाएगा। लोन लेने का औपचारिक स्रोत कहलाएगा। कौन सा? या तो संस्था पर कोई निगरानी रखेगा या वो संस्था जो है वो सरकार द्वारा चलाई जाएगी। अब हो सकता है कि वो जो निगरानी रखेगा वो भी कौन रखवाएगा? वो भी सरकार की संस्था ही होगी जो निगरानी रखेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संस्था ऐसी है जिस पर सरकार द्वारा, किसी संस्था के द्वारा निगरानी रखी जाए या सरकार द्वारा वो संस्था बनाई जाए तो वो औपचारिक स्रोत कहलाती है। जैसे कि बैंक, जैसे कि बैंक, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो वो औपचारिक स्रोत होता है। दूसरा, सहकारी समितियां। कौन सी समितियां? सहकारी समितियां। अगर आप यहां से भी लोन लेते हो तो ये भी क्या होता है? ये भी औपचारिक स्रोत होता है, औपचारिक स्रोत होता है। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं वो किस में आएंगी? औपचारिक स्रोत में। और अनौपचारिक स्रोत, नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल यानी जिसके अंदर कोई भी संस्था निगरानी रखने के लिए नहीं होती, कोई भी सरकार के द्वारा वो संस्था चलाई जाती नहीं है। एक्चुअली में इसमें सरकार तो छोड़ो, इसमें नॉर्मल लोग होते हैं, यानी आपस में ही लेन देन होता है। किसमें होता है? आपस में लेन देन। जैसे कि रिश्तेदारों में लेन देन हो गया, किसी साहूकार से अपन ने पैसे ले लिए, जमींदार ने पैसे दे दिए, परिवार में किसी से पैसे ले लिए। तो इस प्रकार जब हम लोन लेते हैं, इस प्रकार जब हम लोन लेते हैं, जैसे रिश्तेदार से ले लिया, कोई साहूकार है, कोई जमींदार है, कोई परिवार वाला है, इनसे जब हम पैसे लेते हैं उधार तो वो अनौपचारिक स्रोत के अंदर आते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? कि इस पे कोई निगरानी रखता नहीं है और इस पर निगरानी रखी जाती है। अब देखो, ये जो बैंक और सहकारी समितियां होती है इन पर निगरानी कौन रखता है ये भी याद रखना है भाई। इन पर निगरानी रखने के लिए कौन है? तो इन पे निगरानी रखता है भारतीय रिजर्व बैंक। पहले पढ़ाया था ना, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI।
आई, आरबीआई जो है वो इसके ऊपर निगरानी रखती है। किस पर निगरानी रखती है? इन बैंकों पर और सहकारी समितियों पर। क्या निगरानी रखती है? कि इन्होंने जो लोन है वो लोन पर ब्याज दर क्या लगाई है, इसकी निगरानी रखता है। बैंकों के पास मांग जमा का पैसा है या नहीं है, इसकी निगरानी रखता है। क्या बैंक सभी लोगों को ऋण दे रही है, क्या सभी लोगों को लोन दे रही है, इसकी निगरानी रखता है। कि ऐसा तो नहीं है कि बैंक सिर्फ अमीर अमीर लोगों को लोन दे रही है, गरीब व्यक्ति को लोन ही ना दे रही हो, इस चीज की भी निगरानी रखता है। ये चाहे तब किसी भी बैंक से उसने किस किस को लोन दिया है उसकी लिस्ट निकलवा सकता है, किस ब्याज दर पर लोन दिया है उसकी लिस्ट निकलवा सकता है। यानी आरबीआई जो है वो बैंकों पर सहकारी समितियों पर पूरी तरीके से निगरानी रखता है कि किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार ना हो जाए, सभी को लोन मिले, सभी को कम ब्याज दर पर लोन मिले जो ब्याज दर बैंकों की निर्धारित की गई है, और किस किस को लोन दिया गया वो भी चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिया गया, किसानों को लोन ही नहीं दिया गया हो। ये भी चेक करता है। कौन करता है? आरबीआई। ये किसके अंदर होता है? औपचारिक स्रोत। किसमें होता है? औपचारिक स्रोत में। लेकिन अनौपचारिक स्रोत में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ये इनकी कोई तो ब्याज दर फिक्स नहीं होती, इनकी कोई भी ब्याज दर फिक्स नहीं होती। कब लौटाएंगे पैसे, लौटाना कब है, वो भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, कितना ब्याज लेंगे, ब्याज दर आगे उसमें ब्याज दर कितनी होगी वो फिक्स नहीं होती। यानी इसके अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता कि क्या, हाँ योग्यता, सॉरी योग्यता भी आवश्यकता नहीं होती कि क्या उसकी योग्यता है या नहीं है, ये भी नहीं देखा जाता। कोई कागज है या नहीं उसके पास, ये भी नहीं देखा जाता। यानी इसके अंदर कुछ भी देखा जाता नहीं है और इसके अंदर ही फंसा जाता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्याज दर निश्चित नहीं होती, इसमें ब्याज दर निश्चित नहीं होती। वो अपनी इच्छा के अनुसार ब्याज लगाएगा और इसी के कारण जो है गरीब लोग जो हैं वो कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं कि 3 रुपया 5 रुपया इस प्रकार से ये लगाते हैं इसके अंदर, जबकि 9%, 8%, 7% अलग अलग लोन पर अलग अलग ब्याज दर होती है वो लेते हैं, जबकि इसके अंदर ब्याज दर कोई निश्चित नहीं होती। इसके अंदर एक जाल सा बना दिया जाता है। कैसे बनाया जाता है कि ब्याज दर निश्चित नहीं है, लौटाने का टाइम निश्चित नहीं है, कब लेंगे निश्चित नहीं है, कितने दिया वो निश्चित, जो दिया वो निश्चित है। यानी ये सब का सब कंट्रोल कौन करेगा? जिसने पैसा दिया है, जिसने पैसा दिया, यानी रिश्तेदार ने दिया तो रिश्तेदार कंट्रोल करेगा, साहूकार ने दिया तो साहूकार कंट्रोल करेगा, जमींदार ने दिया तो जमींदार कंट्रोल करेगा, और परिवार ने दिया है तो परिवार कंट्रोल करेगा। लेकिन इसके अंदर सारा का सारा जो हिस्सा है, सारी की सारी जो कंट्रोल है वो आरबीआई के हाथ में। यानी किसी के साथ अगर कुछ गलत भी होता है तो वो आरबीआई के पास जा सकता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साफ साफ पता चल रहा है। अब आप बताओ कि औपचारिक स्रोत से ऋण लेना अच्छा है या अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेना अच्छा है? तो आप सबका जवाब ये आएगा कि सर औपचारिक स्रोत से ऋण लेना अच्छा है। किससे? औपचारिक स्रोत से ऋण लेना अच्छा है। किससे? औपचारिक स्रोत से ऋण लेना अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम जो है वो सुरक्षित रहेंगे, हमारे ऊपर कर्ज का जाल बढ़ता जाएगा नहीं। हर चीज की एक फिक्स टाइम होगा, उसी टाइम के अनुसार उसका काम चलेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना सेफ होने के बावजूद भी, इतना सुरक्षित होने के बावजूद भी गरीब जो परिवार है जिसको वास्तव में औपचारिक स्रोत से ऋण लेना चाहिए ताकि वो कर्ज के जाल से बचे, वो औपचारिक स्रोत से ऋण लेते नहीं है, औपचारिक स्रोत से ऋण लेते नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों है ये भी पता करना जरूरी है कि इतना सुरक्षित होने के बावजूद भी ये औपचारिक स्रोत से ऋण लेते नहीं है। तो किस स्रोत से ऋण लेते हैं उसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें कि गरीब और अमीर, जो अभी भी हमने बात की थी कि गरीब फिर भी इससे क्यों लोन नहीं ले रहे हैं, तो इसका मैं आपको एक चित्र समझाता हूं कि अगर हम औपचारिक स्रोत से बात करें, किससे बात करें? औपचारिक स्रोत से बात करें कि औपचारिक स्रोत से गरीब लोग कितना ऋण ले रहे हैं। किससे? औपचारिक स्रोत से। तो औपचारिक स्रोत से मात्र 15%, कितने? केवल 15% गरीब परिवार जो हैं वो लोन ले रहे हैं। किससे? मात्र 15% औपचारिक स्रोत से लोन ले रहे हैं। बचे कितने? 85%।
85% ऐसे गरीब हैं जो अभी भी अनौपचारिक स्रोत से लोन ले रहे हैं, यानी साख ले रहे हैं। किससे? अनौपचारिक स्रोत से। जबकि अगर देखा जाए तो बैंक जो है उनके बनने का कारण यही था भाई, वैसे नहीं, मतलब बैंकों का जो लोन देने का प्रोसेस है उसका ये तो कारण है कि जिसको जरूरत हो उसको मिल सके। खासकर गरीबों की जरूरत होती है छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, लेकिन उनको वो लोन मिल पा रहा नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि 15% लोग गरीब ऐसे हैं जो औपचारिक स्रोत से ऋण ले रहे हैं, और जो बाकी 85% बच गए वो अभी भी अनौपचारिक स्रोत से ऋण ले रहे हैं। कारण क्या वो बताएंगे। अगर वही बात करें हम अमीर लोगों की, किसकी बात करें? अमीर परिवारों की, तो 90%, कितने? फिर से सुनना मेरी बात, 90%, कितने बोल रहा हूं मैं? 90% अमीर परिवार, कितने? 90% अमीर परिवार ऐसे हैं जो औपचारिक स्रोत से ऋण ले रहे हैं। किससे ऋण ले रहे हैं? औपचारिक स्रोत से ऋण ले रहे हैं। जबकि मात्र 10% ही अमीर ऐसे हैं जो अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं। इस बात से साफ साफ पता चल रहा है कि जो लोन गरीबों को मिलना चाहिए, यानी जो लोन जो है, जो ऋण गरीबों के लिए होना चाहिए था, या उनको जिसका प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए था, उनका प्रतिशत तो वास्तव में है कम, और जबकि अमीर लोग जो हैं उनका प्रतिशत औपचारिक स्रोत में ज्यादा है। इसी कारण से इन्हें कम ब्याज दर देना पड़ता है, ज्यादा सुविधाएं मिल जाती है, तो इनके लिए तो ये लोन फायदे में साबित होता है। जबकि ये बेचारे लगातार कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। कारण क्या भाई? ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ऐसा क्या कारण है जिसके कारण गरीब व्यक्ति जो है वो औपचारिक स्रोत यानी बैंक से या सहकारी समितियों से लोन लेता नहीं है। इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कागजी कार्रवाई। क्या है? कागजी कार्रवाई। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अधिकतर जो गरीब परिवार हैं वो अनपढ़ होते हैं, शिक्षित होते नहीं है। जो शिक्षित होते नहीं है, अब ये बेचारे अनपढ़ होते हैं तो इनको कागजी कार्रवाई की ज्यादा समझ होती नहीं है, और जब ये बैंक में सहायता लेने के लिए जाते हैं, या इनको, भाई नॉर्मल सी बात है, बैंक में इतनी कागजी कार्रवाई होती है लोन लेने के लिए, ऋण लेने के लिए, इतनी आपको कागजी कार्रवाई की प्रोसेस एक चरण से गुजरना पड़ता है कि इनको वो सब करना जो है वो बहुत ज्यादा असुविधाजनक लगता है, यानी उसको करने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। किसको? गरीब लोगों को, क्योंकि गरीब लोग अनपढ़ होते हैं। तो ये अनपढ़ होते हैं इस कारण से, ये नहीं सभी अनपढ़ होते, लेकिन भी मोस्ट ऑफली अगर देखे जाए तो अनपढ़ होते हैं। इसके कारण से जो कागजी कार्रवाई की एक लंबी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को करने से ये लोग डरते हैं, उनसे वो प्रक्रिया होती नहीं है। जैसे बोले अकाउंट नंबर 4 पे जाओ, फॉर्म नंबर 3 लेके आओ, अकाउंट नंबर 2 पे जाओ, फॉर्म नंबर 15 फिल करो, अकाउंट नंबर 15 पे जाओ, फोन नंबर ये लेके आओ, उसके साइन करवा के लाओ, इसके साइन करवा के लाओ। तो इनको क्या होता है, उस कागजी कार्रवाई से जो है ये बचना चाहते हैं, क्योंकि वो कागजी कार्रवाई जो है वो इनकी समझ से बाहर होती है, या उसको करने में इनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज भी जो गरीब परिवार हैं वो बैंक से या सहकारी समितियों से लोन लेने से पहले कतराते हैं, और अनौपचारिक स्रोत में उनको यह फायदा मिल जाता है कि उन्हें किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता नहीं है। मोस्ट सबसे बड़ा कारण तो यही है। दूसरा जो बहुत कम है लेकिन समर्थक ऋणाधार भी है। बहुत से गरीब लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है तो बैंक आपको लोन देता नहीं है। उसकी योग्यता में एक योग्यता समर्थक ऋणाधार भी है। तो ये दो मुख्य समस्याएं हैं, जिनमें मोस्ट सबसे बड़ी समस्या है वो है कागजी कार्रवाई। वो क्या है? कागजी कार्रवाई। तो इसका भी कोई उपाय है? बिल्कुल, इसका भी सरकार को उपाय करना चाहिए। इसका भी सरकार को उपाय करना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए उसकी बात करते कि भाई इसका क्या उपाय हो कि गरीबों को लोन ज्यादा से ज्यादा मिले। इसका क्या उपाय हो कि गरीबों को लोन ज्यादा से ज्यादा मिले? तो इसके देखो दो उपाय होते हैं। इसके अगर उपाय की बात करें तो पहला उपाय क्या है
कि सबसे ज्यादा गरीब लोग या जो अशिक्षित लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? गाँव में। तो गाँव के अंदर क्या करना चाहिए? हो सके उतना बैंक या सहकारी समिति की शाखा खोलनी चाहिए। क्या खोलनी चाहिए? क्या तो गाँव के अंदर एक बैंक होना चाहिए या सहकारी समिति होनी चाहिए, सहकारी समिति होनी चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच में आ सके बैंक और सहकारी समिति, और उनको ये पता चले कि हमें यहाँ से भी लोन मिल सकता है, हमारे पास एक और विकल्प उपलब्ध है। वो तभी होगा जब गाँव के अंदर बैंक खुलेंगे, गाँव के अंदर सहकारी समितियां खुलेगी। इसके अलावा एक उपाय ये भी हो सकता है कि गाँव के अंदर या बैंकों के अंदर गाँव के अंदर या बैंकों के अंदर एक व्यक्ति को ही नियुक्त कर देना चाहिए जिसका कार्य ही सिर्फ कागजी कार्रवाई को सरल तरीके से करवाना हो। यानी जिन लोगों को इसकी समझ नहीं है कि कागजी कार्रवाई कैसे होगी और लोन कैसे दिया जाएगा, लोन कैसे प्राप्त होगा, उस पूरी प्रक्रिया को सरल तरीके से ऐसे लोगों को भी समझाया जा सके जिन लोगों को इसको समझने में कठिनाई होती है, यानी अनपढ़ है, सीधी भाषा में बात की जाए तो ये दो इस प्रकार के उपाय हैं जिन उपायों को कर ये जो कागजी कार्रवाई वाला डर है, इस डर को खत्म कर दिया जा सकता है और गरीबों के पास जो लोन है वो बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा यानी औपचारिक स्रोत से पहुंचाया जा सकता है। दूसरा कारण क्या था? समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार, इसका उपाय गरीब लोगों ने खुद ही निकाल लिया, बड़ा तगड़ा उपाय निकाला भाई। समर्थक ऋणाधार यानी जिन व्यक्तियों के पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है, जिन व्यक्तियों के पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है, उन्हें बैंक तो लोन नहीं देगा कुछ भी हो, ना सहकारी समिति लोन देगी, तो क्या उन्हें अभी भी उसी अनौपचारिक स्रोत के जाल में जाके फंसना चाहिए? भाई लगातार जब इस प्रकार के मुद्दे चले, लोगों ने आपस में बातचीत की होगी भी कि क्या अभी भी हमारे पास कोई और ऑप्शन है, तो लोगों ने ही अपना एक अलग ऑप्शन बनाया स्वयं का, खुद का। वो बोलते हैं ना कि अगर हमारे पास समस्या आती है चलकर, तो वो इसलिए नहीं आती कि हमारे पास वो हमें तोड़ दे या हमें वहां पर हरा दे। समस्या आती ही इसलिए है कि वो हमें और मजबूत बना दे, और उसका ऑप्शन, उसका विकल्प हमेशा होता है। आज तक ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं है, ऐसी कोई परेशानी बनी ही नहीं है, ऐसी कोई मुश्किल बनी ही नहीं है जिसका उपाय ना हो, जिसका उपाय ना हो। जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, धैर्य के साथ उस मुश्किल का सामना करने की। निश्चित रूप से उस मुश्किल का कहीं ना कहीं कोई ना कोई तोड़ तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। वो तोड़ जो है यहाँ पर मिला, क्या मिला कि समर्थक ऋणाधार जो है, समर्थक ऋणाधार जो है, इसका तोड़ क्या निकाला? इसका तोड़ निकाला गरीब लोगों ने या उन लोगों ने जिसके पास समर्थक ऋणाधार नहीं था, वो था स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। क्या निकाला? स्वयं सहायता समूह, यानी खुद की सहायता हमें खुद ही करनी पड़ेगी। और ये तो निश्चित है, ये तो निश्चित है कि इस संसार में आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आप काले हो, पीले हो, मोटे हो, गोरे हो, आप बीमार हो, आप भद्दे हो, आप कुछ भी हो, आपको इस संसार में बचाने के लिए कोई नहीं आएगा आपकी परेशानियों से। अगर आपको बचना है तो आपको खुद को उठना पड़ेगा, खुद को लड़ना पड़ेगा, खुद को उन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तभी आप उनके पार जा सकते हो। अगर इस उम्मीद में बैठे रहोगे कोई आएगा और बचाएगा, तो ये सिर्फ एक सपना है। आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्वयं सहायता समूह, यानी खुद की सहायता खुद करो, खुद की सहायता खुद करने वाला ग्रुप, खुद की सहायता खुद करने वाला ग्रुप। चलो पढ़ते हैं इसको कि स्वयं सहायता समूह में क्या होता है। स्वयं सहायता समूह इस समूह में क्या हुआ, यानी इसमें कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बनाया। हुआ क्या कि इनको पता चल गया कि हमें बैंक तो पैसे देगा नहीं, क्योंकि हमारे पास समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे पास स्रोत बचता है सिर्फ और सिर्फ अनौपचारिक, जो कि हमसे ब्याज बहुत ज्यादा लेगा, जिससे हम कर्ज के जाल में फंसते जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? स्वयं सहायता समूह बनाया। इसमें क्या किया? इन्होंने कुछ लोगों का समूह बनाया। अब वो 10-15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं।
इनकी खुद की इच्छा थी। कुछ लोगों को मिलाकर एक समूह बनाया, कुछ लोगों को मिलाकर एक समूह बनाया। क्या बनाया? कुछ लोगों को मिलाकर एक समूह बनाया। उसका क्या फायदा हुआ? कुछ लोगों को मिलाकर एक समूह बनाया जो क्या करते हैं, कुछ बचत की राशि निकालते हैं, कुछ बचत की राशि निकालते हैं। कि भी हुआ क्या, कुछ लोग आए, जैसे 20, 25, 50 आए, उन्होंने साथ में लिया, अपना नाम लिख लिया एक ग्रुप में कि हम ये सब इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं और हम महीने के जैसे मान लो 1000 रुपए निकालेंगे, तो महीने के 1000 निकालेंगे, 50 जनों ने 1000 निकाले, कितने हुए? 50,000। अब ये 50,000 रुपए क्या किए जाएंगे? ऐसे व्यक्ति को दिए जाएंगे जिसे कोई ना कोई उन पैसों का काम हो। अपने ही लोगों में से, उन 50 लोगों में से उसको दे दिए जाएंगे जिनको कोई काम हो, और उससे एक निश्चित ब्याज दर के ऊपर वापस वो रुपए ले लिए जाएंगे। इससे क्या होगा? वो 50,000 रुपए भी बढ़ जाएंगे, फिर से ग्रुप में आ जाएंगे, वो ब्याज भी आपस में बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी और को दिया जाएगा, वो जो ब्याज आएगा वो भी आपस में बढ़ जाएगा। इससे जो पैसे हम जमा करा रहे हैं उससे ज्यादा पैसे हमें मिलेंगे। तो इससे हमें दोनों फायदे हो रहे हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो हमें कम ब्याज दर पर पैसा मिल जाएगा, और उस पैसे को जब हम देंगे तो उससे फायदा हमें होगा कि उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें भी मिलेगा। इसके अंदर कितनी बचत राशि निकालनी है वो ये स्वयं सहायता समूह खुद तय करेंगे। पैसे लौटाने की तारीख कितनी है, यानी लौटाने का समय कितना देना है, वो ये स्वयं सहायता समूह खुद तय करेंगे। इसकी ब्याज दर क्या रखनी है वो भी ये स्वयं सहायता समूह खुद तय करेंगे। यानी इसके अंदर सारे का सारा कंट्रोल जो है वो उन लोगों के पास ही होगा। और ये लोग, अब नॉर्मल सी बात है, मैं अपने खुद के नुकसान क्यों करूंगा? मैं दूसरे का तो नुकसान कर सकता हूं अपने स्वार्थ के लिए, ये तो संसार की रीत है, लेकिन मैं स्वयं के नुकसान नहीं करूंगा। तो वो इनके पास है कि भाई खुद के ज्यादा ब्याज क्यों लगाएंगे, खुद को लौटाने का समय कम क्यों देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि इन्होंने स्वयं की सहायता करने के लिए स्वयं का एक समूह बना लिया, इसे बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। और ये स्वयं सहायता समूह इतने ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध हुए, इतने ज्यादा महत्व में आए कि इनको, इन स्वयं सहायता समूह को बिना किसी समर्थक ऋणाधार के, इन बड़े जो स्वयं सहायता समूह है इनको बिना किसी समर्थक ऋणाधार के बैंक भी लोन देने लग जाता है। पहले नहीं देता था, लेकिन जब ये भाई लगातार चलते रहे, बड़े बनते रहे, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्वयं सहायता समूह बने, उन स्वयं सहायता समूह ने बढ़िया बढ़िया काम किया, भाई आपस में काम किया, धीरे धीरे छोटे छोटे उद्योग बनने चालू हुए। तो इन स्वयं सहायता समूह को बैंकों ने भी बिना किसी समर्थक ऋणाधार के लोन देना चालू कर दिया। यानी जिस कमी के कारण स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे, वो स्वयं सहायता समूह इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि वो कमी ही अब जो है उनके आड़े आना बंद हो गई। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह चलाए गए। अब इनका फायदा क्या है कि स्वयं सहायता समूह से फायदा क्या हुआ? तो स्वयं सहायता समूह से बहुत फायदा हुआ। सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह से किसको फायदा हुआ? सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह से फायदा हुआ महिलाओं को। किसको हुआ? सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह से फायदा हुआ महिलाओं को। किनको हुआ? महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से सर्वाधिक फायदा हुआ। किसको हुआ? महिलाओं को सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह से फायदा हुआ। इसके अलावा क्या फायदे हुए उनकी बात करें तो सबसे पहले बिना समर्थक ऋणाधार के लोन मिलने लग गया। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बिना कोई समर्थक ऋणाधार हुए भी लोन मिलने लग गया, बढ़िया बात है। ठीक है, दूसरा, कम ब्याज दर पर लोन मिलने लग गया, यानी ब्याज दर जो है वो क्या लगेगी? कम ब्याज दर लगेगी, इस पर लोन मिलने लग गया, बढ़िया बात। इसमें सर्वाधिक स्थिति जो है वो महिलाओं की सुधरी। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से सर्वाधिक फायदा हुआ। किनको हुआ? महिलाओं को। कैसे भाई? कि ना तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति, बल्कि आर्थिक स्थिति ही नहीं सुधरी महिलाओं की आर्थिक स्थिति ही नहीं सुधरी, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति भी सुधरी उनकी सामाजिक स्थिति भी सुधर गई, और साथ में वो स्वावलंबी भी यानी स्वाभिमानी भी हो गई। ठीक है, यानी उनको क्या फायदा हुआ? अभी नॉर्मल सी बात है कि अब जब मेरे पास पैसा आना चालू हो गया तो मेरी जो डिपेंडेंसी है, यानी मैं जो किसी पे निर्भर कर रही हूँ, वो निर्भरता कम होगी। तो आर्थिक स्थिति तो सुधरी, साथ में सामाजिक स्थिति भी सुधरी, और महिलाएं आपस में स्वाभिमानी भी होना स्टार्ट हो गई, और उनके जो कुछ सामाजिक मुद्दे थे
उनके ऊपर भी खुलकर बात होनी चालू हो गई, जिनसे भी उनको निजात मिला, जैसे कि घरेलू हिंसा। जैसे कि घरेलू घरेलू हिंसा के ऊपर खुलकर बात हुई, उनका जो स्वास्थ्य है उस पर खुलकर बात हुई, कुपोषण का जो शिकार होती है महिलाएं उन पर खुलकर बात हुई। भाई कहने का मतलब ये कैसे हो गया भाई, भी अगर महिलाएं स्वयं सहायता समूह में काम भी कर रही हैं, छोटे छोटे उद्योगों में भी काम कर रही हैं, तो उनसे उनके सामाजिक मुद्दे किस प्रकार से जुड़े भी। देखो सामाजिक मुद्दे इस प्रकार से जुड़े, आप एक उदाहरण लो, मान लो 5 या 10 महिलाएं साथ में काम कर रही है, एक महिला को शराब पीकर उसका पति रोज मारता है, तो मान लो एक दिन मारा, वो बेचारी कैसे भी दुखी सुखी होकर वहां पर आ गई, उसके जैसे कोई निशान था तो पास वाली पूछेगी भी निशान किसका हुआ, तो उसने बताया नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे लग गई। ठीक है, अब मान लो दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर से 4-5 दिन बाद वही बात हो, फिर से वही निशान हो या कहीं और निशान हो, ऐसे जब 4-5 बार होगा तो महिलाएं पूछेंगी बात क्या, बात तो बता। अब वो एक न एक दिन तो फूटेगी मतलब अंदर का जो दुख है वो बाहर आएगा कि भाई ऐसी सी बात है, मुझे मेरे पति मारता है। तो उसका समाधान निकला कि भाई उसको या तो पुलिस थाने तक पहुंचाया गया या उसका कोई निराकरण किया गया, पंचायत बिठाई गई। इस प्रकार से जो है उनके जो सामाजिक मुद्दे थे, उनके अंदर भी बातचीत हुई और उनका भी समाधान हुआ, उनकी सामाजिक स्थिति सुधरी। भी पैसा आएगा, वही बात, पैसा आएगा तो सामाजिक स्थिति तो सुधरनी है, उनकी इज्जत होनी चालू होगी, वो स्वाभिमानी होनी चालू होगी, आर्थिक स्थिति वैसे सुधर गई, और उनके जो सामाजिक मुद्दे थे, उनके जो घरेलू मुद्दे थे, उन मुद्दों के ऊपर भी खुलकर बात होनी चालू हो गई। तो स्वयं सहायता समूह का सर्वाधिक फायदा महिलाओं को ही हुआ। इसके साथ हमारा पाठ नंबर 3 मुद्रा और साख समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।